कि मिशन इंजीनियरिंग में चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि हाँ यहाँ से रैंक हर बार आती है। फीस तो हर कोचिंग सेंटर लेता, हर जगह आ जाती है, पर कोई इतनी जिम्मेदारी नहीं। मेरे को जो क्लासरूम में पढ़ाया गया वो इनफ लगता था। सर 25 में से मैंने 24 अटेम्प्ट करे थे। यहाँ आने से पहले मेरी एक कमी थी, वो थी कंसिस्टेंसी। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे मैंने मैथ्स सीखी, तो वहाँ से मेरा मैथ्स अच्छा हो गया। यहाँ तो डेमो क्लास से ही अच्छा लगने लगा। बोला कि मैं ज़्यादा किया, 5 दिन में इतना कर लिया कि लगा बहुत ज़्यादा किया हूँ। मिशन इंजीनियरिंग की कौन सी बात तुमको सबसे अच्छी लगी? तुम्हारा बेस्ट टाइम कौन सा रहा मिशन इंजीनियरिंग को लेकर? हमारे एग्जाम में 9 सब्जेक्ट आते हैं, 9 सब्जेक्ट में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है? तुमको क्या लगता है कि बच्चे लीड की प्रिपरेशन में कौन सी गलती करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? पूरी क्लास में तुमको सबसे ज़्यादा कौन कॉम्पिटिटिव लगता था? जब एग्जाम हुआ तो उसमें सबसे पहला सेक्शन कौन सा तुमने अटेम्प्ट किया और क्यों? तुम्हारी कितनी रैंक आ जाएगी? तुम क्या गोल लेकर के आए? हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं मिशन इंजीनियरिंग के एक बहुत ही मोस्ट मैनर्ड स्टूडेंट्स। मैं स्पेशली नाम दे रहा हूँ बिकॉज पेरेंट्स ने जो मैनर, जो संस्कार इस बच्चे को सिखाए हैं, शायद ही किसी बच्चे में देखने को मिलते हैं। साकेत कुमार पांडे से और पेरेंट्स से, और साथ ही साकेत के छोटे ब्रदर राम से। हेलो साकेत, कैसे हो? ठीक, अच्छा हूँ सर। सर कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक है सर एंड मैम, सबसे पहले तो साकेत की 4th रैंक के लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। साकेत, सबसे पहले अपने बारे में बताओ, उसके बाद हम लोग आगे की बातें स्टार्ट करते हैं। सर मेरा नाम साकेत कुमार पांडे है। मैंने आज से पूसा से अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा परस्यू करी थी, और अभी मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए मैंने लीड का एग्ज़ाम दिया था, जो कि मैंने यहाँ से पढ़ा था। तो सर सबसे पहले डिप्लोमा का प्लान किसका था? साकेत का, आपका या मैम का? नहीं, हम ही लोग का था। आप लोगों का था। एक सर आए थे, वो सर सजेशन किए तो हम लोग बोले ना करना चाहिए। डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग लेने का क्या प्लान था? हाँ, सरकारी जॉब के लिए ही। गवर्नमेंट सेक्टर में प्लान था, और तो हमको बीटेक भी सिविल से ही करना है। हाँ, सिविल से करना है। साकेत, तुमको लीड के बारे में सबसे पहले कब पता चला? सर लीड के बारे में मेरे को सबसे पहले पता चला मेरे कॉलेज के दोस्तों से। उन्होंने मेरे को बताया कि जैसे डिप्लोमा में आ गए तो उससे हायर स्टडीज़ कैसे परस्यू करनी, तो उन्होंने बताया कि एक लीड करके एग्ज़ाम होता है। तो मेरे को अपने कॉलेज के बाहर पैम्फलेट्स मिले थे मिशन इंजीनियरिंग के, तो मेरे को वहाँ से लगा कि हाँ यहाँ जा सकते हैं। ओके, तो बीटेक करने की प्लानिंग डिप्लोमा में जाने के बाद हुई या पहले से ही थी कि हाँ बीटेक करना ही है? नहीं, पहले से था बीटेक करने का। अच्छा, मैं राम से ही बात कर लेता हूँ थोड़ी। राम, तुम अभी क्या कर रहे हो बेटा? मैं 10th क्लास में हूँ अभी, हरियाणा से। हरियाणा से कर रहे हो? तो हरियाणा में कहाँ से कर रहे हो? गुरुकुल से, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के पास में। साकेत के साथ साथ मैं राम का भी इंटरव्यू ले लेता हूँ। तो सर, आपने राम को गुरुकुल क्यों भेजा? हाँ, अच्छा माहौल मिलेगा और यहाँ मोबाइल से, लैपटॉप से सबसे दूरी बनेगा, अच्छा हवा, अच्छा सब कुछ मिलेगा। राइट, ये तो मैंने देखा है कि आपका और साकेत के साथ जितना भी रहा हूँ, तो आप लोगों का स्टडी को लेकर के मतलब बहुत फोकस रहते हैं कि मतलब स्टडी जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और उसको बहुत आगे तक लेके जाना है। हाँ। साकेत, एक बात बताओ कि जब प्रिपरेशन हुई तो प्रिपरेशन के टाइम में तुम्हें कभी ऐसा लगा कि कभी डिमोटिवेशन आई कि मुझसे नहीं हो पा रहा है? सर प्रिपरेशन करते वक्त ये सबसे मेजर हर्डल होता है। जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें कर्व लगता है कि हाँ स्ट्रेट जा रहा है, हमें पता है कि ये करना है, लेकिन बीच में आते आते जब हमारे टेस्ट होना शुरू होता है, जब आप पहले टेस्ट लेते हैं तो उसमें पता चल जाता है हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अचानक से वो होता है कि ये अभी तक तो सब अच्छा जा रहा था, अचानक से क्या हो गया, मार्क्स नहीं आ रहे होते, तो उस टाइम पे पता ही नहीं चलता, तो वो बहुत डिमोटिवेट कर देता है। तो सर उस टाइम पे गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गाइडेंस के नाम पर मुझे एक चीज़ याद आई कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि लीड की प्रिपरेशन तो ऐसी हो जाएगी, मतलब डिप्लोमा के बाद ही हम लोग फॉर्म फिल करेंगे और 15-20 दिन पढ़ करके और लीड का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो क्या ऐसा लगता है कि हो जाएगा 15-20 दिन के अंदर? सर ये सोच अगर आप बहुत जीनियस है तभी सही है, नहीं तो सर IPU के लिए आपको, IPU लीड के लिए कम से कम आपको 1 साल के आसपास, 1 साल 6 महीने जम के पढ़ाई करनी पड़ती है। और इसका सिलेबस इतना वास्ट होता है कि हम अकेले अगर करना चाहें तो मुश्किल हो जाता है करना। जैसे हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, इसमें नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जो बच्चे हैं जिन्होंने डिप्लोमा करा है CS वगैरह से, तो उनको वो टेक्निकल का आइडिया नहीं होता, तो वो खुद से नहीं कर सकते, तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है।
अच्छा साकेत, अपने जूनियर बच्चों के लिए तुम सिलेबस को एक बार डिटेल में बताओगे कि हमारे एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? सो एग्ज़ाम में सिलेबस मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड होता है, एक में आपका मैकेनिक्स और सोम होता है, एक में आपका मैथमेटिक्स होता है और एक में फिज़िक्स केमिस्ट्री होता है। तो सर इसमें हमारा जो सारे बच्चे जो कर सकते हैं उसमें आता है मैथ्स और फिज़िक्स केमिस्ट्री। मैथ्स भी बेसिक मैथ्स बच्चा कर सकता है, लेकिन जो एडवांस लेवल जो लीट में आता है वो हर बच्चा खुद से नहीं कर पाता है। तो सर और उसके बाद आता है हमारा मैकेनिक्स और सोम। मैकेनिक्स और सोम उन बच्चों के लिए कि मैकेनिकल उन्होंने अपनी सेक्टर चूज़ करा, तो मैकेनिकल सेक्टर चूज़ करा, सिविल सेक्टर चूज़ करा, ऑटोमोबाइल्स या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर चूज़ करा। तो ये सब में आपको पता रहता है कि सोम और मैकेनिक्स में क्या करना है। जैसे कि आपका CS हो गया, तो CS में आपको आइडिया ही नहीं रहता कि सोम मैकेनिक्स में है क्या, तो वो पढ़ना चाहिए आपको। तो फिर आपको गाइडेंस चाहिए होती है उसके लिए। तो साकेत, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा सिविल में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि तुम अपने आप से ज़्यादा सिविल को पसंद करते हो। तो तुमको ऐसा क्या पसंद आया सिविल के अंदर? सिविल ही मेरा सब कुछ। सर मेरे को सिविल क्यों पसंद है, इसका सीधा सिंपल जवाब है कि जैसे हम किसी भी सोसाइटी को देखते हैं तो सोसाइटी में सबसे बेसिक चीज़ चाहिए होती है वो होता है स्ट्रक्चर्स, जिसके भरोसे सारा काम हो सकता है। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सब हमें सिविल में सिखाया जाता है। तो मेरा गोल था कि सोसाइटीज़ के बारे में अगर मेरे को जानना है, सोसाइटी में इंटीग्रेट करना है, तो सबसे बेसिक से जाऊँ तो सबसे बेसिक हमारा सिविल होता है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई सोसाइटी सही से फंक्शन नहीं कर सकती। हमारे मोदी जी भी अभी इसी में वो कर रहे हैं। एक मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बचपन से लेकर के, और साकेत लगभग 18-19 साल का हो गया होगा, आपने किस तरीके से, मतलब टाइम एक लंबा टाइम है 18-19 साल का, इसके लिए तो मेरी तरफ से आपको हेड्स ऑफ है, रियली हेड्स ऑफ है। और मैं अभिषेक सर को भी बहुत बार बोलता हूँ कि जो सर ने संस्कार दिए हैं रियली मतलब बहुत ही मार्केबल है वो। और सब कुछ होते हुए भी बच्चा इतना अपने आप को रखता है ना कि मतलब अपने दोस्तों के साथ इसको कैसे रहना है, टीचर्स के साथ कैसे रहना है, पेरेंट्स के साथ कैसे रहना है, हर किसी से बात करने का तरीका कैसा है, मैनेजमेंट के साथ कैसे बात करना है, ये इसको बहुत अच्छे से आता है। तो वो आपने कैसे कैसे चीज़ों को स्टार्टिंग से एनालाइज किया? नहीं, अपने बच्चे को ही हम डांट सकते हैं, दूसरे बच्चे को हम डांट नहीं लगा सकते। हमारे बच्चे में क्या गलती है मैं ये सुधार करना चाहता हूँ, दूसरे बच्चे की क्या गलती है वो सुधार करने का हमको कोई और नहीं है। बस मैं यही सोच रखा हूँ, मेरा बच्चा क्या गलती कर रहा है उसको सिखा देना है कि सही नहीं है। दूसरे का बच्चा वो बोलता है कभी कि वो किया तो ऐसा नहीं हो, हम दूसरे बच्चों कैसे डांट कर लगाएंगे? पहले अपने से सुधार करना चाहिए ना। एक चीज़ मैंने आपको बहुत बड़ी फील की जो मैंने कभी साकेत से डिस्कस नहीं किया, और शायद अभिषेक सर से भी डिस्कस किया कि नहीं किया, मुझे याद नहीं, कि आपने ना, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वेल एस्टेब्लिश्ड है, उसके बावजूद भी साकेत को कभी आपने पैसा नहीं दिखाया कि बेटा पैसा है सब कुछ हो जाएगा, वो कभी नहीं। नहीं, पैसे अभी पैसे एक टाइम होता है, पैसे वो भी देखेगा, लास्टली तो वही सब देखेंगे, ये दोनों बच्चे हैं। बाकी पैसे दिखाने से है कि डाइवर्ट होना चालू हो जाएगा बच्चा, इसलिए पैसा दिखाना सही नहीं लगा। हाँ, मतलब मुझे ये चीज़ बहुत फील हुआ। और एक एक रुपए की जो वैल्यू होती है ना बहुत बड़ा होने के बाद, साकेत को अभी से है उस चीज़ की, और ये कहीं ना कहीं सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अगर हम लोग के पास ये चीज़ है और हम लोग को इस चीज़ की वैल्यू का पता है। खैर, साकेत से मैं पढ़ाई के ऊपर आता हूँ। साकेत, हमारे पास 4 सेक्शन थे एग्जाम में। फर्स्ट सेक्शन मैथमेटिक्स, सेकंड सेक्शन मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्ड सेक्शन रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, एंड फोर्थ सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। इन चारों सेक्शंस में से कौन सा सेक्शन तुम्हारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शन था? मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन मेरा पहले से था सोम और मैकेनिक्स। सोम और मैकेनिक्स का क्यों होता है, क्योंकि मैं सिविल से हूँ तो मेरी ट्रेड में वो सिखाया जाता है। सोम मैकेनिक्स हमारे में एक पिलर होता है, हर सिविल इंजीनियर को सोम और मैकेनिक्स की समझ और जानकारी होनी चाहिए। तो मतलब वो हमारा बहुत अच्छे से हमारे कॉलेज में सिखाया गया था हमें, तो ये मेरे को अच्छे से आता था। और सर उसके बाद मेरे को मैथ्स अच्छे से आती थी, अच्छे से नहीं मतलब मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था,
जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे मैंने मैथ्स सीखी, तो वहाँ से मेरा मैथ्स अच्छा हो गया। मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट बचपन में था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा मैथ्स अच्छा हो गया बाकी के कंपैरिजन में। तो जब तुम आए थे तो उस टाइम में तुमको क्या लगता था कि तुम्हारी कितनी रैंक आ जाएगी, तुम क्या गोल लेकर के आए थे, या ऐसा कोई गोल नहीं था कि बस ठीक है एलईडी कोचिंग करनी है और एग्जाम निकालना है, ऐसा कुछ था? सर मैं यहाँ आया था तो मेरा पहले गोल था कि आया हूँ, मेरे को बस एक अच्छा कॉलेज चाहिए और बस यही मेरा गोल था आते वक्त। उसके बाद सर जब आपने बताया कि यहाँ से कैसे कैसे बच्चे गए हैं, तो मेरे को हुआ कि यहाँ से फर्स्ट रैंक न जाने कितनी बार गई है, तो मैंने सोचा कि ये सब ला सकते तो मैं भी ट्राई कर ही सकता हूँ। तो सर मैंने पढ़ाई करी फिर। नाइस। साकेत, जिस टाइम में स्टार्टिंग में टेस्ट होते थे उस टाइम में कभी कभी ऐसे हुआ कि हमारे मार्क्स कम भी आए और एक बार पीटीएम भी हुई थी, तो उस पीटीएम का तुम्हारे प्रिपरेशन पर कैसा रोल था? हाँ सर, पीटीएम का एक पॉजिटिव रोल जाता ही है किसी भी प्रिपरेशन पे। उससे क्या होता है कि टीचर्स को और पेरेंट्स एक सेम लाइन पर आते हैं। कभी कभार पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, या टीचर्स को लगता है बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, तो दोनों का जब सेम लाइन पे आते हैं तो दोनों को पता चलता है कि बच्चा सच में किस लेवल पे है। तो वो इम्पॉर्टेंट था उस टाइम पे मेरे प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद पेरेंट्स ने और टीचर्स ने दोनों ने मेरे को कहा कि हाँ आगे पढ़ना है, तो उसकी वजह से मैं पढ़ पाया आगे। वरना सर मैं मार्क्स के बाद तो बहुत डिमोटिवेट हो गया था। तो उस टाइम भी लगता था कि हाँ पीटीएम हो रही है तो अच्छी हो रही है? उस टाइम पे तो नहीं लगता था सर, लेकिन मार्क्स आने के बाद अच्छा लगा। लेकिन मुझे खुद को लगा कि उस पीटीएम के बाद तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला था। सर मिशन के हम लोग जिस दिन आए थे, डीमो क्लास से ही अच्छा लगने लगा था। बच्चे को भी अच्छा लगा कि डीमो क्लास में अच्छा पढ़ाया गया। जिस दिन आया था पहला दिन से ही, अगले दिन आया डीमो क्लास किया एक दिन, उसी दिन लगा कि बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। एक खुद बोला बच्चा हमको ना सही है, बहुत अच्छा है, इसलिए कि जो पढ़ाया जा रहा है अच्छे समझ आ रहा है। एक तो होता है चलो कहीं डाल दिया कोई मतलब नहीं, यहाँ तो डेमो क्लास से ही अच्छा लगने लगा। बोला कि मैं ज़्यादा किया, 5 दिन में इतना कर लिया कि लगा बहुत ज़्यादा किया हूँ। कोचिंग में इतना अच्छा है कि कॉलेज जाने का मुझे इतना जरूरत नहीं। हाँ, धीरे धीरे बच्चा बोला कॉलेज जाना कम कर दो भाई, कोचिंग सही है। कोचिंग ज़्यादा सही है, कॉलेज जाना उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन मुझे आपसे कि लगभग ये कितनी देर पढ़ता था घर पर? घर पे तो सब पूछिए मत, सारा टाइम पढ़ता ही है। खाना और नहाना, बाथरूम जाना है और खाना, बस। बाकी इनसे कोई ना एक गिलास पानी चाहिए। और मैं कहीं जाती थी, कहीं जाना भी बस चलना है ऋषभ, नहीं मुझे नहीं जाना है, आप लोग जाइए। नहीं पहले तो थोड़ा सा दिक्कत था, बाद में पीटीएम के बाद अच्छा ज़्यादा किया। मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम से रहा ये क्वेश्चन। साकेत, मुझे लगता है कि स्कूल के टाइम में भी अच्छा ही रहा होगा, जहाँ तक इसका मैं बेसिक देखता हूँ। डिप्लोमा में भी बेस्ट कॉलेज से कर रहा है, पूसा से कर रहा है, लेकिन फिर भी मिशन इंजीनियरिंग में आने के बाद इसके अंदर कितना चेंज हुआ? नहीं ज़्यादा चेंज हुआ सर, मिशन में आने पे ज़्यादा चेंज हुआ, इसलिए कि इसको ज़्यादा समझ में आने लगा। जो बच्चा को समझ में आने लगे तो सब अच्छा है। सबसे बड़ा श्रेय ये होता है कि टीचर्स बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं, और आप दोनों लोग इतना अच्छे से इनको मैनेज किए, इतना अच्छे से सही है, बहुत इम्प्रूव हुआ इसे सर। हम नहीं समझा पा रहे थे कि अदर टीचर नहीं समझा पा रहे थे। इस बात का बहुत ज़्यादा आप दोनों लोगों को श्रेय है, और आप लोग बहुत अच्छे बच्चे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। थैंक यू। और मैं बोलता हूँ कि आप लोग का सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छा काम कर पाए। ठीक है। मेरा हमेशा बोलना होता है कि बच्चे की सक्सेस में अगर पेरेंट्स हमारे साथ हैं तो डेफिनेटली, अगर मैं बच्चे को 100 में से 80 के लेवल पे लेके जा सकता हूँ, तो पेरेंट्स अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो 95-98 तक भी बहुत इजीली लेके जा सकता हूँ। ये बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आजकल का माहौल कुछ ऐसा है ना कि टीचर्स को भी थोड़ा डर के रहना होता है। हाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो नहीं सकते हैं जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा। नहीं स्ट्रिक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर पेरेंट्स का हमारे साथ सपोर्ट है तो जहाँ स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है वहाँ हम लोग इजीली स्ट्रिक्ट भी हो पाएंगे और अपनी तरह गाइड कर पाएंगे बच्चों को। तो ये आगे के आने वाले पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि डेफिनेटली मेरा सपोर्ट करें, तो मैं बच्चों को जरूर खींच करके ले जाऊंगा। मैं पेरेंट्स को तो ये समझना चाहिए कि अगर टीचर के पास भेज रहे हैं बच्चे को, तो उनको भी कुछ जिम्मेदारी दे दें कि वो स्ट्रिक्ट हो सकते हैं।
तो साकेत, तुम्हारा कैसा रहा एक्सपीरियंस मिशन इंजीनियरिंग को लेकर? यहाँ आने से पहले मेरी एक कमी थी, वो थी कंसिस्टेंसी। यहाँ आने के बाद मैंने सबसे बड़ी चीज़ वही सीखी है कि कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेरी बन गई है। लगभग 11-12 महीने के आसपास पढ़े। हाँ। तुम्हारा बेस्ट टाइम कौन सा रहा मिशन इंजीनियरिंग को लेकर? बेस्ट टाइम सर एंड का टाइम था, जब आप लोग टेस्ट देते थे मेरे को लगता था कि हाँ इसमें मेरे को सब कुछ आता है। वो टेस्ट देने का टाइम मेरा बेस्ट टाइम रहता था कि हाँ जितने क्वेश्चन सर ने दिए हैं उसमें से मेरे को लगभग सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सर उसमें मेरे को खुद को होता था कि हाँ मैं पेपर में कुछ कर सकता हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत आया। एक चीज और, टेस्ट लेने के बाद जो साकेत और आदित्य को मैंने बैठ करके टेस्ट को डिस्कस करते हुए देखा ना, वो रियली मेरे माइंड पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला। और मुझे एक चीज सीखने को मिली कि अगली बार से जब भी मैं बच्चों का टेस्ट लूंगा तो 2-2 बच्चों को बैठा करके बोल दूंगा कि तुम दोनों मिल करके एक साथ एनालाइज। सही है। मतलब जब देखता था ना कि ये दोनों आपस में लड़ते थे, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, वो कहता नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, चल मैं तुझे नोटबुक निकाल के खोल के दिखाता हूँ सर ने क्या बताया है। तो ये दोनों मिलकर के जो कर रहे थे और मैं यहाँ बैठ करके देख रहा था कि अच्छा ये ऐसे लड़ रहे हैं अच्छा ये ऐसे लड़ रहे हैं। तो ये एग्जाम से जस्ट जब फुल लेंथ टेस्ट चल रहे थे तब की मैं बात बता रहा हूँ मैं। तो वास्तव में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी जब ये लोग आपस में कॉन्सेप्ट को लेकर के लड़ रहे होते थे कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। उस वजह से बच्चों के अंदर वो चीज़ें याद रह जाती हैं, रिवाइज हो जाती हैं अच्छे तरीके से। तो साकेत, तुम्हारा क्या कहना है, टेस्ट कंप्लीट करने के बाद उसको एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है? टेस्ट कंप्लीट करने के बाद उसको एनालिसिस करना उतना इम्पोर्टेंट जितना टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है। टेस्ट देने के बाद जो उसकी एनालिसिस होती है वो पहली बात हमारे फ्लॉड लॉजिक को बता देती है। मैंने क्वेश्चन में सोचा कि क्वेश्चन में ये करना था, लेकिन क्वेश्चन में हुआ ये, क्यों हुआ, अब ये मेरे को पता चल गया। तो ये मेरा जो फ्लॉड लॉजिक था, मैंने क्या सोच के ये करा, अब वो गलती मेरे से नहीं होगी। तो एक फ्लॉड लॉजिक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नया कुछ सीखने को मिलता है, तो नया सीख सकता है। और जो सिली मिस्टेक्स होती है वो हम राइट डाउन कर सकते हैं कि हाँ ये गलतियाँ हुई हैं, ये गलतियाँ अगली बार ट्राई करने नहीं होंगी। और सर ये जो है मतलब आपके नेगेटिव ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस में आप ज़्यादा सोच सकते हैं, जैसे अगर मेरे को लॉजिक नहीं पता है कि इस क्वेश्चन में ये करना है, लेकिन बाद में मेरे को पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होगा, तो मैं आगे सोच सकता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। साकेत, जिस दिन रिजल्ट आया था सबसे पहले तुमको कब पता चला था? सर ने कॉल करा था मेरे को। मैं सो रहा था एग्ज़ाम के टाइम पे, सर का कॉल आया लगा था, मैंने उठाया, सर ऐसा क्या हो गया लगातार कॉल आ रहा है। सर का कॉल उठाया, सर ने बोला रैंक 4 आ गई। सर मजाक कर रहे हैं क्या आप? सर उस टाइम आप नहीं थी शायद दिल्ली? नहीं, हम लोग गाँव थे। हाँ गांव थे, साकेत ने बताया, तभी तुम सो रहे थे है ना? फोन कर रहे थे, फोन उठा ही नहीं रहा। एग्जाम के बाद थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए था। कई बार जब एग्जाम हुआ तो उसमें सबसे पहला सेक्शन कौन सा तुमने अटेम्प्ट किया और क्यों? सर जब एग्ज़ाम हुआ तो मैंने अपना बेस्ट सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करा, वो था सोमर मैकेनिक्स का। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि मेरे को लगता था कि इसमें मेरे को सब कुछ आता है। हाँ, और मैं इसमें टाइम कट कर सकता हूँ, बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे को टाइम बच जाएगा। तो इसलिए मेरा जो पर्सनल बेस्ट सेक्शन था मैंने वो सेक्शन उठाया। वो सेक्शंस के क्वेश्चन मैंने एक साइड से लगाना शुरू कर दिए। जो क्वेश्चंस नहीं आए थे उनको मैंने मार्क करा, आगे बढ़ता गया। तो ऐसे मेरा जो टाइम लगना था, अगर मैं सीरीज़ वाइज करता तो वो टाइम मेरा कम लगा था, वो टाइम बच गया था मेरा। कि सीरीज़ वाइज से कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लेंदी होते हैं लेकिन हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं अगर मैं मैथ्स वगैरह करता तो मेरे को उसमें छोड़ने में टाइम लगता है कि मैथ्स में लंबा सोचना पड़ता है कि 3 स्टेप सोचने के बाद पता चलता है कि क्वेश्चन होगा नहीं होगा। तो मैंने अब तक पर्सनल बेस्ट करा जिसमें मेरे को पता चल गया था कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएंगे और ये क्वेश्चन नहीं होंगे। राइट। तो मैकेनिक्स के सेक्शन में 25 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तुमने? सर 25 में से मैंने 24 अटेम्प्ट करे थे। 24 अटेम्प्ट किए थे। और फाइनल आंसर की में तुम्हारे कितने सही थे 24 में से? सर 23 सही थे। 23 सही थे। नाइस। तो तुम्हारे टोटल कितने मार्क्स बन रहे थे जब आंसर की आई? सर मैं 319 मार्क्स बन रहे थे जब फाइनल आंसर की आई थी। तो सर आजकल के जो बच्चे होते हैं वो मोबाइल का बहुत यूज करते हैं। मेनली सोशल मीडिया को मैं कवर करना चाहता हूँ। साकेत के साथ मेरे को ऐसा लगता है कि ऑफिस टाइम 12 घंटे का होता है, तो लगभग ये मेरे साथ 12 घंटे ही रहता था यहाँ पर। लेकिन ये फ़ोन बहुत कम यूज करता था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो टाइम यूज होता था वो
बस PDF वगैरह के लिए यूज करते हो या फिर कुछ सर्च करने के लिए, अदरवाइज ये सोशल मीडिया को यूज नहीं करता था। ऐसा क्या कुछ रहा, मतलब आजकल ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक, तो आप पेरेंट्स को और बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको किस तरीके से रहना चाहिए? नहीं, मोबाइल तो कम यूज करना है, यूज भी करना है तो अच्छा वे में यूज करना है, कुछ नॉलेज के लिए करना है तो ज़्यादा अच्छा होता है। पहले से ये था कि 12th पास होने के बाद ही बच्चों को फ़ोन देंगे, कितना कुछ भी हो 12th जब पास होंगे तभी फ़ोन देंगे। पर इनका जो रास्ता निकला ये डिप्लोमा के लिए हो गया, चूज हो गया, तब हम लोगों को 10th के बाद ही इनको फ़ोन देना पड़ा। जब डिप्लोमा ये अपने कॉलेज में आने लगे तो इनसे बोला गया कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब आप सक्सेस हो जाएंगे तब फिर आप चाहे जो कीजिए। बहुत बड़ी बात है मैम, बहुत बड़ी बात है। मैं एक आध दो बार सर को फ़ोन भी किया, इसलिए किया था बच्चा कहाँ पे है पता तो होना चाहिए ना। नजर बराबर अपने बच्चे पर रखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चाहे लड़की हो या लड़का, नज़र दोनों पे रखनी चाहिए। वहाँ कोचिंग सेंटर में घुसने से पहले अभी मैं सेंटर में जा रहा हूँ, जिस दिन नहीं आए फ़ोन नहीं आया मैं कॉल करती हूँ, फ़ोन नहीं आया, और जिस दिन भूल गया उस दिन कॉल आ गई तो बिल्कुल डर जाता, अब तो मैं गया। राम, जिस टाइम में भाई की रैंक आई 4, तुमको कब पता चला? लाइक फ़ोन कॉल थी हॉस्टल में, तब पापा ने बताया कि हाँ 4 आई है। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली, हाँ कौन सा कॉलेज है, कहाँ पे एग्ज़ाम दिया, क्या चीज़ थी, लाइक तब पता चला। तो हाँ अच्छा लगा कि बढ़िया है यार, प्लेसमेंट हो जाएगी। नो डाउट छोटे जो सिबलिंग्स होते हैं उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि तुम भी इस चीज़ को फॉलो करना, कि तुम भी बड़े एग्ज़ाम के लिए जाओगे, मुझे इतना तो पता ही है। तो डेफिनेटली इतना तो ज़रूर करना कि एम्स तक पहुंच जाओ, बहुत है। एम्स तक पहुँचने के लिए ऐसी रैंक चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और डेफिनेटली अगर करेगा तो आ भी जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे साकेत का भाई है। साकेत, पूरी क्लास में तुमको सबसे ज़्यादा कौन कॉम्पिटिटिव लगता था? सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सर, मेरे को सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नमन लगता था। सर नमन फिर आदित्य, ये दोनों मतलब कंपटीशन इन दोनों का बहुत होता था। नमन और आदित्य कंपटीशन कैसे, एज एन नमन चाहता था कि उसकी रैंक ज़्यादा है, आदित्य चाहता था कि उसके पास नॉलेज ज़्यादा है। तो दोनों में ये फ़र्क था। आदित्य को था कि मेरे को सब कुछ आ जाए, नमन को था कि मेरी रैंक आ जाए। तो मतलब हम तीनों में कंपटीशन ये था, अच्छा कंपटीशन था, हेल्दी कंपटीशन था। जो तुम्हारा ग्रुप था, ए ग्रुप, उसके बारे में तुम क्या बोलना चाहोगे? सर ए ग्रुप ने बहुत मेहनत करी। ए ग्रुप ने बहुत सर ने मेहनत नहीं की। अरे सर ने भी करी है। सर तो बस एक बार होमवर्क दे देते थे, उसके बाद तो 8 घंटे तो हमको। तो होमवर्क क्या दे, बच्चा क्या पढ़ा है, क्या वीक है। राइट। तो साकेत, तुमको क्या लगता है कि बच्चे लीड की प्रिपरेशन में कौन सी गलती करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? इन जनरल बच्चे एक टैली नहीं रखते। मतलब मैंने 100 क्वेश्चन करे तो मेरे पास अगर एक टैली रहती है कि 100 में से मेरे 4 या 20 क्वेश्चन गलत हुए, तो उस क्वेश्चन की टैली करना ज़रूरी होता है कि हाँ 20 क्वेश्चन गलत हुए, क्यों गलत हुए, क्या क्या गलत था, हाँ, और वो क्वेश्चन लिखना ज़रूरी होता है। तो ये कोई बच्चा, मिनिमम ही 1-2 बच्चे करते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि ये जब क्वेश्चंस की टैली होती है लास्ट के रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आती है। जैसे मेरे 100 में से 20 क्वेश्चन गलत हुए, तो अब वो 20 ही क्वेश्चन करूँगा, वो 100 क्वेश्चन छोड़ के। तो ये मतलब एक कॉमन मिस्टेक है, लगभग हर बच्चा करता है। तो साकेत, तुमने अपनी प्रिपरेशन के टाइम में कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, या फिर अपना जो क्लासरूम नोट्स होते थे सिर्फ वही थे? सर मेरे को जो क्लासरूम में पढ़ाया गया वो इनफ लगता था। सर ने जितना पढ़ाया मैं वही करता था, और घर जाके अगर मैंने बहुत रफ कर दिया तो उसको मैं एक बार फेयर कर लेता था बस, और बस एक बार नोट्स रीड करता था सर, और उससे ज़्यादा मेरे को ज़रूरत ही नहीं लगी पढ़ने की। मतलब सर इतना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर देते थे हर टॉपिक को कि आगे जाने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैथमेटिक्स को लेकर के डिप्लोमा के बच्चों में एक बहुत बड़ा फोबिया होता है कि हमसे मैथ्स नहीं हो पाएगा। तुम मैथ्स को लेकर क्या बोलोगे? अभिषेक सर से मैथ्स पढ़ें।
सर मतलब मैथ्स, सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं एकदम बेसिक से बेसिक बच्चा वो भी मैथ्स वो समझ सकता है। मतलब अगर आपको मैथ्स में 2+2 भी नहीं आता तो वहाँ से भी सर लेके जा सकता है हमको बोर्ड तक। सर मैथ्स से बहुत अच्छे लेवल पढ़ाते हैं। तुमको पूरे 9 सब्जेक्ट में, हमारे एग्जाम में 9 सब्जेक्ट आते हैं, 9 सब्जेक्ट में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता था? सर कंप्यूटर। जो सबको सबसे आसान लगता था, क्यों लगता था मुश्किल? सर मेरे से मतलब कंप्यूटर्स में अपने क्वेश्चंस देते थे आप, 100-200 क्वेश्चन होते थे हर चैप्टर के, ऐसे 10-15 चैप्टर होते थे तो सबसे क्वेश्चंस याद हो जाते थे सबको। मोस्टली CS और EC के बच्चे तो उन्हें याद हो जाते जल्दी से, और मेरे को वो सब पता ही नहीं चलता था कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो मेरे से वो रटा नहीं जाता था, तो उससे मेरे को दिक्कत होती थी कंप्यूटर में। बिकॉज लर्निंग वर्क मतलब क्रैमिंग वर्क ज़्यादा होता है। क्रैमिंग वर्क ज़्यादा होता है, क्रैमिंग नहीं होती थी। साकेत, जब तुम यहाँ पर आए थे तो तुमको पूरा सिलेबस समझाया गया होगा। उस टाइम में तुमको कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ लगता था? उस टाइम तुम कुछ भी नहीं पढ़े थे, उस टाइम बस तुमको समझाया गया था। और 1 साल बाद तुमको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता रहा? तो मैं जब सबसे पहले आया था तो मेरे को रीजनिंग एप्टीट्यूड सबसे हार्ड लगता था, क्योंकि मैंने कभी वो देखा ही नहीं था कि कैसे करते हैं, क्या होता है। मेरे को कुछ नहीं पता था रीजनिंग एप्टीट्यूड में। स्टार्टिंग में मेरा फोबिया बन गया था इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर और सीरीज़ को लेके। और सर जब लास्ट तक मैंने पढ़ाई करी तो सर फिर मेरा सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर बन गया, क्योंकि रीजनिंग जब मैंने डीप में पढ़ा तो रीजनिंग में मेरे को लगा कि इसमें सिर्फ मेरे को लॉजिकल सोचना है कि सामने टीचर ने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया होगा। अगर मैं उस थॉट प्रोसेस के साथ रहता हूँ तो मेरे को आगे तक पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करना। सर मैं इसकी रीजनिंग के बारे में तो मैं आज भी बोलता हूँ कि इसकी रीजनिंग इतनी स्ट्रांग है कि पूरा बैच अकेला पढ़ा सकता है, इतनी स्ट्रांग है इसकी रीजनिंग। मतलब एक बहुत अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन, मतलब सीजीएल लेवल तक का भी क्वेश्चन विद स्पीड कर जाएगा ये, इतना मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ इसके लिए। नहीं, कल हम लोग घर पे बैठे थे, ऐसे बातें हो रही थी, जो एक काम बोला मैथ और रीजनिंग, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, उसकी तो तैयारी मेरी हम है। आज बैठा के मुझसे एग्जाम। साकेत, मिशन इंजीनियरिंग की कौन सी बात तुमको सबसे अच्छी लगी? तो मिशन इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा फोकस करता है अपनी कंसिस्टेंसी पे। मतलब हर चीज़ से ज़्यादा मिशन इंजीनियरिंग में फोकस होता है कंसिस्टेंसी। आप 4 दिन मतलब आप अगर ट्यूशन नहीं आ रहे हो या फिर कुछ काम नहीं कर रहे हो तो उसमें पनिशमेंट मिलती है। और सबसे ज़्यादा मेरे को लगा कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ यहाँ पे कंसिस्टेंसी थी। मैंने 4 दिन जैसे 2 दिन पढ़ते थे हम लोग सैटरडे संडे, उसके बाद हमारे पास 5 दिन का काम आता था, 5 दिन रेगुलर काम आता था, और उतना ही काम आता था कि हम पिछला वाला ना भूलें और आगे वाले के लिए तैयार हो जाएं। अपना सर का फोन किया था लगता था सर घर पे बैठे हैं। हाँ सर, और सर आपके कॉल्स ने भी लास्ट में आपने जब कॉल करना शुरू करा था, सुबह सुबह आप कॉल करते थे, हमें होमवर्क बताते थे, तो वो उसका इम्पैक्ट पड़ा कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर ये सकता। बहुत अच्छा लगा है सच्ची। ये सर फोन करते थे, हम लोग सो रहे थे, सर का फोन आ जाता था। सही बात है सर। ये बहुत इतना ज़्यादा लगे कि कितना सर को टेंशन है। बच्चा हमारा है, सर के पास कोचिंग पढ़ रहा है, कैरियर हमारे बच्चे का बनेगा, पर सर को कितनी जिम्मेदारी है। फीस तो हर कोचिंग सेंटर लेता, हर जगह जाती है, पर कोई इतनी जिम्मेदारी नहीं निभाता। थैंक यू। जितना यहाँ से जिम्मेदारी दिखी है कि नहीं, बच्चे के प्रति बहुत जिम्मेदारी है। तो साकेत, उस कॉल को लेकर कभी इरिटेशन हुई? ना सर सर मेहनत करते वक्त मेहनत ख़राब ही लगती है सबको, उसके बाद लगता है कि हाँ करा था मैंने तो कुछ हुआ। बट मुझे इसके फेस से कभी नहीं लगा, इसी को बोलते हैं संस्कार, इसके फेस से कभी नहीं लगा कि ये इरिटेट हो रहा है। नो डाउट लगता हर किसी को है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, बट इसके फेस से हमेशा ऐसा लगता रहा कि सर ठीक है, सर बोल रहे हैं मैं तैयार हूँ, मैं एक आर्मी मैन की तैयार हूँ, सर बोल रहे हैं तो मुझे करना है। सर का फोन जाता था ये तुरंत फोन से उठ के बहुत फर्क पड़ता था सर। बैठ जाता था तुरंत खोल के। हम लोग बुलाए, ऋषभ उठो, टाइम हो गया, उठो। मम्मी सोने दो 2 मिनट फिर। बस सर का ऐसा क्या जादू है कि फोन आते ही फटाफट खोल के बैठ गया मोड में। हाँ सर ठीक है, रेडी हैं। थैंक यू। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर जितना हम लोग बोलते हैं बच्चे नहीं कर पाते, जितना टीचर बोलते हैं बच्चे वो करते हैं। साकेत, चेकलिस्ट को लेकर तुम क्या बोलोगे? उसका कितना बड़ा रोल है प्रिपरेशन में? सर टेस्ट के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मैंने आपको बताया सबकी जनरल मिस्टेक थी कि बच्चे जो है टैली नहीं रखते कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं। तो सर चेकलिस्ट एक प्रॉपर वो होता है कि स्टैंडर्डाइज्ड वे होता है
100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन चेकलिस्ट में फीडेड है। 100 क्वेश्चन में कौन सा आपका परफेक्ट है, कौन सा इम्परफेक्ट है, कौन सा डाउट है। तो तुमको लगता है कि तुमको आगे आने वाले टाइम में अपने लिए पर्सनल चेकलिस्ट बनाना चाहिए? ज़रूर सर, मतलब चेकलिस्ट मेरे को लगा कि मिशन इंजीनियरिंग में चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि हाँ यहाँ से रैंक हर बार आती है। टोटल कितने टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे तुमने? 150 प्लस। फुल लेंथ टेस्ट के लिए जब तुम प्रिपेयर करते थे तो सबसे पहले किस सब्जेक्ट को फोकस करते थे? तो सबसे पहले मैं फोकस करता था जो मेरा सबसे जल्दी हो जाए। मतलब मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले मैं जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको उठाया, मतलब अगर मैं इसका रिवीजन करूँगा सबसे जल्दी मेरा यही होगा। उठाया मैंने, 1 घंटे में इसका रिवीजन ख़त्म, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करते करते मेरे पास टाइम बचता था। फर्स्ट वाला मैंने 1 घंटे में पूरा रिवाइज़ कर लिया। सेकंड वाला फिर मेरे को 1.5-2 घंटा लगा लेकिन रिवाइज़ कर लिया। थर्ड वाला मेरे को 3-4 घंटा लगा लेकिन रिवाइज़ कर लिया। अब बचा हुआ जितना टाइम है मैं अपने वीकेस्ट लिंक को पूरा दे सकता हूँ। मान लो मेरा वीकेस्ट है कंप्यूटर, तो मेरे पास 8 घंटे बचे हैं। मैंने 8 घंटे का टाइम था मेरे पास पढ़ने का टोटल, मैंने 5 घंटे का टाइम निकाल दिया अपने पहले 3 सब्जेक्ट्स के लिए। बचे हुए 1 सब्जेक्ट्स को मैं बचा हुआ जो टाइम है वो पूरा दे सकता हूँ, एक एक चीज़ ध्यान से कर सकता हूँ। तो वैसे करने से फ़ायदा हो जाता है। तो रीजनिंग के रिवीजन में तुम क्या करते थे? मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग तो तुमको बहुत अच्छे से आती थी, तो उसके रिवीजन में क्या करते थे तुम? सर रीजनिंग का रिवीजन मैं सिर्फ बेसिक करता था जो आप क्लास में करवाते थे, मैं वही क्वेश्चन करता था। रीजनिंग उठाया मैंने, वही क्वेश्चन देख लिया, हो गया रीजनिंग का रिवीजन। और मैथ्स के रिवीजन में तुम क्या करते थे? सर मैथ्स का रिवीजन तो डीपीपी देख लेता था। जो आपकी डीपीपी है उसके क्वेश्चंस होते थे, उसमें मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं है, तो ये क्वेश्चन मैं उठा के एक बार देख लिया और तो मेरा मेजरली रिवीजन हो जाता था। सर आप स्टडी को लेकर के बहुत फोकस रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप गार्जियन को और बच्चों को दोनों को बताएं कि जो 2026 बैच में लीड के एस्पिरेंट्स होंगे उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और कैसे फोकस करना चाहिए। फोकस तो बच्चे पे ही प्रेशर बनाना पड़ेगा, सर पे तो बना नहीं सकते, वो बनाना सही भी नहीं है। अपने बच्चों को क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए हमारे हिसाब से। और बच्चों को क्या करना चाहिए? गार्जियन का बात मानना चाहिए। साकेत, इन द लास्ट 2026 एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? सर खुद से ऑनेस्ट रहें, मतलब लास्ट तक अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो सर ने होमवर्क दिया, मैं सॉल्यूशंस देके कर सकता हूँ। हाँ मैंने उठाया, सॉल्यूशंस देखे, सॉल्यूशन कॉपी कर दिए। ये सब करने से अच्छा आप अगर खुद से वो रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, तो आपको लास्ट तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सारे करने में, और काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लीड का पेपर। साकेत, एक क्वेश्चन मुझे और याद आ गया। जब मैं स्टार्टिंग में टेस्ट बनाता था तो उसका लेवल जानबूझ करके बहुत एक्सट्रीम हाई रखता था, उससे कुछ बच्चों में डिमोटिवेशन भी आती थी। लेकिन मेरा पर्पज़ ये होता था कि बच्चों की थिंकिंग को चेक करना कि बच्चा कितना सोच पा रहा है और बच्चों के माइंड को डेवलप करना। तो तुमको क्या लगता है कि वो कितना सही है या गलत है? बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि मैं सामने बैठा हूँ तो तुम उसको बिल्कुल सही बता दो कि उसके लेवल को मुझे उतना ही रखना चाहिए, थोड़ा कम करना चाहिए, बढ़ाने का तो मैं नहीं सोचूंगा बिल्कुल भी। सर वो लेवल हल्का सा आपको मतलब लेस कर देना चाहिए, क्योंकि जब मैं टेस्ट देता था तो मैं आसपास देखता था बच्चों के माइनस में मार्क्स आते थे, नेगेटिव में मार्किंग जाती थी, और बच्चे मतलब पढ़ने वाले बच्चे थे लेकिन उनके नेगेटिव में मार्किंग जाती, तो उस टाइम पे हम लोग बहुत डिमोटिवेट होते थे। हमने मतलब संडे को टेस्ट होता था, सैटरडे आ गए, सोचता था कि संडे ना ही जाए, संडे छुट्टी ले लेते हैं, ऐसा हो गया था। मतलब वो टेस्ट बहुत एक शैडो कास्ट कर दिया था कि रीजनिंग हमसे हो ही नहीं रही है। लेकिन क्या उस चीज़ का बेनिफिट लगा या सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लगा? उसका बेनिफिट मेरे को बाद में लगा, जब मैं इजी वाले क्वेश्चन करने लग गया तो मेरा माइंड मतलब डेवलप हो गया था कि हाँ मैं एक क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, तो मतलब वो आपके टेस्ट से पहले मैं सोचता था कि इसका मैं सिर्फ डायरेक्ट देखूँगा, डिफरेंस निकाल के करूँगा। लेकिन जब मैंने आपके सीरीज़ वाले क्वेश्चन करे, उसको घर पे जाके एनालाइज करा, तो मैंने उसके 12 स्टेप्स बना लिए कि हाँ 12 से 24 स्टेप्स मैं करते हुए जाऊँगा, उनमें से कोई एक आ जाएगा। और जो टेस्ट देने से मेरी वो स्पीड भी बढ़ गई थी। तो मतलब ऐसे आप न्यूमरस वेज डिवाइस कर सकते हो उस टेस्ट से। वो पर्सनली के लिए अच्छे होता है, लेकिन हाँ हर बच्चा खुद ही जाने तो वो अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक सो मच मैम फॉर वेरी प्रीसियस टाइम, एंड वी ऑल विश कि साकेत ऐसे ही तरक्की करता रहे
और बहुत ऊंचाइयों को छुए, और डेफिनेटली मैं एक बहुत बड़ा इंटरव्यू साकेत के साथ यहाँ जरूर करना चाहता हूँ। चाहते हैं कि हम लोग लास्ट तक साकेत का साथ आपके साथ रहें।